दोस्तों सिर्फ 60,000 लोग पूरी दुनिया में जहां 8 अरब लोग बसते हैं वहां पर सिर्फ 60,000 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 4.1 अरब लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। और भारत की बात करें तो और भी अजीब है, क्योंकि हमारे देश की सिर्फ 1% आबादी के पास पूरे देश की 40% संपत्ति है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये हुआ कैसे, सवाल ये है कि ये क्यों होता जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये बदला भी जा सकता है या नहीं। आज हम वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 के उन आंकड़ों की बात करेंगे जिन्हें सरकारें जनरली नज़रअंदाज कर देती है और उसके बारे में आप नहीं जान पाते हैं, लेकिन आपके लिए ये रिपोर्ट जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई कहाँ से। तो इस रिपोर्ट को जनरेट किया है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा। इस लैब में अगर हम बात करें तो दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, जिसमें से अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो थॉमस और ल्यूकास की ये मेनली रिपोर्ट बनी है। अब इस रिपोर्ट का जो बेस है वो ये है कि इन्होंने दुनिया भर के सरकारों के टैक्स का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है, इन्होंने बैंक के रिकॉर्ड्स देखे हैं, इन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरी दुनिया में है उसका उन्होंने विश्लेषण किया है, और जो आंकड़े सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर हम भारत की बात करें इस आंकड़ों में, तो भारत के लिए ये आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला है कि भारत की 10% पॉपुलेशन हमारी टोटल इनकम का 58% देती है। इसका मतलब आप समझिए कि अगर भारत के लोग सभी आबादी मिलके 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये में से 58 रुपये तो 10% लोग ही कमा के दे देते हैं, है ना। यानी कि नेशनल इनकम में 58% भाग जो है वो 10% पॉपुलेशन का है। तो बाकी की 90% पॉपुलेशन क्या कर रही है, ये काफ़ी अजीब स्थिति है। अगर हम इस रिपोर्ट की और गहराई में जाएं तो उसमें एक और डेटा सामने आता है कि जो भारत की बॉटम 50% पॉपुलेशन है उनका नेशनल इनकम में योगदान केवल 15% है। यानी केवल ये लोग अगर हम देखें तो एक तरह से सर्वाइवल मोड में ही रह रहे हैं, है ना। और ये आंकड़ा चूँकि गवर्नमेंट का भी है कि जो उन्होंने गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, तो एक हद तक ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करती है इनके डेटा को, है ना। अब इस आगे और जाके देखें तो और ज़्यादा आपको शौक लगेगा संपत्ति के लेवल पर। संपत्ति के लेवल पर अगर हम देखें तो भारत के जो टॉप 1% लोग हैं, टॉप 1% में अंबानी अडानी जैसे कई और लोग भी आ जाएंगे, इन लोगों के पास पूरे देश की जो संपत्ति है उसका 40% हिस्सा इन लोगों के पास ही है। यानी कि बाकी 99% लोग जो है आपस में केवल 60% संपत्ति को ही शेयर कर रहे हैं। इस डेटा को अगर हम थोड़ा और आगे की तरफ ले जाएं तो 10% जो अमीर लोग हैं, भारत के 10% अमीर लोग, 10% लोग, उनके पास टोटल 65% संपत्ति है। क्लियर। तो यहाँ दो डेटा याद रखना, 1% लोग 40% संपत्ति को होल्ड कर रहे हैं, और इसको थोड़ा और आगे खींचे हम 10% तक ले जाएं तो 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि 90% लोग, भारत के जितने भी 90% लोग हैं उनके पास केवल 35% संपत्ति ही बढ़ती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यह असमानता इतनी बड़ी कैसे है, इसके लिए क्या कौन कौन सी नीतियाँ जिम्मेदार है। तो इसके लिए नो डाउट कि पुरानी सरकार और वर्तमान सरकार की भी कुछ नीतियाँ जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे सेक्टर में जिस तरह से मोनोपोली बढ़ रही है ना। जैसे कि हम पहले मार्केट में जाते थे तो मार्केट में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली मिलती थी, जिसके कारण से कई लोगों को रोज़गार मिलता था। अब क्या हो रहा है, क्रोमा आ गए हैं, रिलायंस डिजिटल आ गए हैं, तो इन्होंने पूरा मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक का था वो इन्होंने कैप्चर कर लिया। वैसे ही हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे दुकानदार हमारे यहाँ कपड़े की दुकान लेके बैठे रहते थे। अब क्या हो रहा है, मैक्स का शोरूम आ गया है, जूडियो का शोरूम आ गया है, इस तरह के कई बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं। तो उनके सामने जो छोटे व्यापारी है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और इसी कारण से ये हो रहा है कि जो असमानता पिछले सालों में जिस तेज़ी से बढ़ी है उतनी कभी नहीं बढ़ी है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने इस पर फोकस नहीं किया तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, और आगे जब ये गैप क्रिएट होगा तो उसके कारण एक समाज में द्वंद्व पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर
जो हायर सोसाइटी है वो लोअर सोसाइटी को एक अविश्वास के नज़रिए से देखना एक दूसरे को स्टार्ट कर देते हैं, और जब दोनों में अविश्वास पनपता है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। अच्छा, यहाँ केवल भारत की बात नहीं हो रही है, ये पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं को भी इस पर कूदना पड़ेगा, तभी ये इनइक्वलिटी जो है वो रोकी जा सकती है। क्योंकि अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो जो आंकड़े हमारे यहाँ थे उसमें अगर हम बात करें वैसे के वैसे ही आंकड़े जो है वर्ल्ड लेवल पर भी है, कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम ग्लोबल वेल्थ शेयर को देखें तो 2% वेल्थ है बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास। यानी कि पूरे जो 8 अरब आबादी है उसमें से 50% पॉपुलेशन के पास 2% की संपत्ति है। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारत की समस्या नहीं है, ये बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। अच्छा, इस रिपोर्ट का एक और डार्क पहलू आपको और सामने लाना ज़रूरी है, जिससे आपके फंडे जो है और क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमने वेल्थ शेयर को तो हमने देख लिया, लेकिन एक और इसका पहलू है कि अगर हम ये रिच और पुअर लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटें तो रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो टॉप 10% रिच है ना, जिनके पास मैक्सिमम संपत्ति है, वो दुनिया में कार्बन एमिशन यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रहे हैं, जिसके कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या हो रही है ना, उसके लिए 70% एमिशन जो टॉप 10% लोग ही कर रहे हैं, 77% लोग परसेंट, क्लियर। और बॉटम 50% लोग जो है पुअर लोग, वो कार्बन एमिशन में केवल 3% का योगदान दे रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की मार को देखें कि क्लाइमेट क्राइसिस की मार जो पड़ती है उसका जो पीड़ित होता है वो कौन होता है, वो होते हैं बॉटम 50% लोग। यानी कि ऐसे लोग पीड़ित होते हैं जिन्होंने कार्बन एमिशन में भैया कोई योगदान ही नहीं किया। ये तो बड़े लोगों ने अपना कार्बन एमिशन छोड़ा है वातावरण में, जिसके कारण ये सब समस्या आ रही है, लेकिन वो उन लोगों के पास सॉल्यूशन है। अगर अब इसको आप दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए, दिल्ली में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके काफ़ी बात हो रही है, क्लियर। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसमें रिच लोग ये कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है। अब रिच लोगों के पास एयर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर वो महंगे से महंगे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो कार्बन एमिशन कर देंगे, लेकिन उससे बचने का उनके पास सॉल्यूशन है। लेकिन ये पुअर लोग जिन्होंने भैया न तो एमिशन किया है, न कोई कार्बन एमिशन में आपका योगदान दिया है, लेकिन उसके बावजूद इन मारों को झेलने के लिए उनको ही तैयार होना पड़ेगा। सारी बीमारियां उनको होगी क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, एयर प्यूरीफायर जैसे इक्विपमेंट वो खरीद नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है साफ कि जो असमानता दिख रही है वो असमानता केवल पैसों के लेवल पे नहीं दिख रही है, हर चीज़ में आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के लेवल पर असमानता नज़र आएगी। उससे एक तरह से ये एक के ऊपर एक इफ़ेक्ट होता जाएगा। स्वास्थ्य पे भी ऐसा ही प्रभाव दिखेगा, पर्यावरण पे भी आपको सेम इफ़ेक्ट दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर विश्व की सभी संस्थाओं को मिलकर, साथ मिलकर एक परफेक्ट एक्शन लेना होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर भी जिस प्रकार से वेल्थ का एक सेंट्रलाइजेशन होते जा रहा है ना, जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर आपके एलन मस्क आ गए, सैम अल्टमैन आ गए, है ना, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स आ गए। ये 5-10% लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं। और हमको एक गलतफहमी है कि हम सोचते हैं कि सरकारें अपने हिसाब से चला रही है, लेकिन असली जो गेम चल रहा है वो इन रिच लोग जो है दुनिया के जो बड़े बड़े जॉइंट है यानी वेल मछली है, उनके अनुसार पूरी दुनिया चल रही है। अब आगे जो AI का टाइम आने वाला है उसमें तो ये इनइक्वलिटी और बढ़ सकती है। तो इसलिए आज से ही सरकार को इस पर सोचना चालू करना चाहिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ और आंकड़े हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है और जिन पर सरकार को तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम और बात करें तो वुमेन्स लेबर इनकम शेयर, है ना, यानी कि 1990 में अगर हम इसके आंकड़े को बात करें महिलाओं की श्रम भागीदारी में, तो 1990 में महिलाओं की श्रम आय में हिस्सेदारी 25% थी। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1990 की। 1990 में महिलाओं की आय में भागीदारी 25% थी। 2024 आ गया, उसमें भी ये 25% ही रही, यानी कि एक तरह से अनचेंज्ड। 34 सालों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।
तो सवाल ये है कि ये सिस्टम इस तरह का काम क्यों कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आती है इस कहानी की असली वजह। यह असमानता केवल कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा एक वर्ल्ड लेवल पर बना हुआ एक डिज़ाइन है और जिसके लिए जिम्मेदार है ये बड़े बड़े जो जॉइंट मछली, जो व्हेल मछली की जिनकी बात करी मैंने, और इनसे रिलेटेड जो सिस्टम इन्होंने बनाया है वो सिस्टम इसी तरह से काम करता आ रहा है और आगे भी शायद इसी तरह से मेंटेन रहेगा अगर इस पर कोई भी सरकार ने या दुनिया की जो इंटरनेशनल जो संस्था है उन्होंने अगर कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। इन लोगों ने एक तरह से इस तरह से एक सिस्टम बना रखा है जो कि केवल अमीर देशों और अमीर लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाता आ रहा है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अभी हाल ही में जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान शुरू किया था, उस पर हम भारतीयों को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रखना चाहिए, क्योंकि यही एक आगे का इनिशिएटिव हो सकता है इस असमानता को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो अभी तो केवल भारत के जो व्हेल मछली है उनसे हम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब विश्व की बड़ी बड़ी मछलियाँ भी अगर हमारे यहाँ आ गई और उन पर हम डिपेंडेंट हो गए तो फिर आप सोच सकते हो कि किस तरह की विकट समस्या दुनिया में तो जो पैदा हो रही वो तो है ही, लेकिन भारत में उससे भी बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये थी पूरी हमारी विश्व असमानता रिपोर्ट और उसमें हमने देखा कि भारत और विश्व में किस तरह से असमानता बढ़ रही है। कमेंट में आप बताइए कि भारत सरकार को ऐसे कौन कौन से कदम उठाना चाहिए जिससे असमानता आने वाले वर्षों में कम से कम होती जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।